हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी कर। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है वह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहें और इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहलाते हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो हमारे पूरे इंडिया में हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। तो साथियों इसके साथ बने रहें। तो करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी इन्हें कहा जाता है। जैवमंडल मतलब जैवमंडल का अर्थ होता है बायोस्फीयर। अब हम जानते हैं कि बायोस्फीयर हैं क्या। तो ऐसी भौगोलिक इकाई जो प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से शांत क्षेत्र हो, बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अब इस बात को हम समझते हैं, ये कठिन भाषा में लिखा हुआ है लेकिन हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। ऐसी भौगोलिक इकाई जो प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से शांत क्षेत्र हो, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संरक्षण जो है वो आसानी से किया जा सके, मतलब कोई उसमें बाधा ना आए। तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब देखो जैवमंडल का अर्थ क्या होता है। जैवमंडल समझते हैं कि जैवमंडल आखिर कहलाता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जैवमंडल का अर्थ होता है जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, स्थलमंडल यानी भूमि, और वायुमंडल जो हमारा वायुमंडल है, और जलमंडल जो जल वाला क्षेत्र है, जब ये तीनों क्षेत्र जहां पर मिल जाते हैं वहीं पर जैवमंडल का निर्माण होता है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जैवमंडल कहलाता क्या है। तो जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये तीनों मिल जाते हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जैवमंडल। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं कि बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसमें वनस्पति, एक बात समझें, वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, इसके अलावा जो वहाँ पर मानव जाति रहती है उसका भी संरक्षण किया जाता है। तो केवल बायोस्फीयर रिजर्व जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें केवल पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का बस संरक्षण नहीं किया जाता है, इसके अलावा मानव समुदाय का भी संरक्षण किया जाता है और उनकी जो संस्कृति है मानव समुदाय की, उनकी संस्कृति को बचाने का भी काम किया जाता है। जैसे आदिवासी हो गए या ऐसे पिछड़ी जो जनजातियां हैं जो जंगल में रह रही हैं, अब वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अस्तित्व उनका बचाने के लिए भी बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो अब हम और बातें जानते हैं। बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे जीवों की आबादी को संभाल कर रखा जाता है। ये होता है पोषण स्तर। पोषण स्तर मतलब जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, इन सभी का संरक्षण किया जाता है। ये बात समझनी है। ये जो बात लिखी हुई है ना, इसका अर्थ यही है कि जितने भी स्तर होते हैं पोषण स्तर, उन सभी को बचा कर रखना है। हमें प्रोड्यूसर भी बचा कर रखना है, हमें कंज्यूमर भी बचा कर रखना है। तो इन सभी का संरक्षण किया जाता है किसमें, बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र में। देश में कुल 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि देश में कुल कितने बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र हैं। तो 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र है। अब एक प्रश्न और बनता है कि सबसे अधिक किस प्रदेश में बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र हैं। तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 3 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से पीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रश्न ही बनते हैं कि सर्वाधिक बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो उत्तर होगा हमारा मध्य प्रदेश। कितने बायोस्फीयर हैं हमारे पूरे देश में, तो 18 हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है उसको हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। पहला क्षेत्र होता है संक्रमण क्षेत्र। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये इमेज देखते चलेंगे। तो संक्रमण क्षेत्र जो है, ये संक्रमण क्षेत्र जो होता है, ये जो आपको बाहर का क्षेत्र दिखाई देता है ना, ये वाला जो क्षेत्र है यही है संक्रमण क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत
बस्तियां भी बसी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इस संक्रमण क्षेत्र में बस्तियां बसी हो सकती हैं। फसल भूमि होती है, मतलब खेती भी की जाती है। प्रबंधित जंगल भी होते हैं, यहाँ पर जंगल भी होते हैं। और मनोरंजन का भी क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पर मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। जो जंगल से संबंधित हैं, जो जीव जंतुओं से संबंधित हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। किस क्षेत्र में? संक्रमण क्षेत्र में। फिर बात करते हैं बफर जोन। जो सेकेंड स्तर है ये है बफर जोन, ये आप समझिए, जिसमें प्रदर्शन, सीमित मनोरंजन। अब यहाँ से कुछ लिमिट चालू हो जाएगी। यहाँ पर लिमिट नहीं है, लेकिन बफर जोन में क्या होगा कि यहाँ पर लिमिट चालू हो जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रदर्शन, सीमित मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्य पालन, चराई आदि शामिल है। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन हो जाएंगी। बात क्लियर है। फिर इसके बाद बात करते हैं कोर क्षेत्र। सबसे अंदर, सबसे जो संवेदनशील इलाका होता है वही होता है कोर क्षेत्र। तो इस कोर क्षेत्र में ही किसी वनस्पति, कोई विशेष वनस्पति हो उसका, कोई विशेष जीव जंतु हो उनका, कोई विशेष जनजाति हो उनका संरक्षण किया जाता है। किस क्षेत्र में? कोर क्षेत्र में। और कोर क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जा सकती हैं, फसल भूमि नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कोर क्षेत्र में मनोरंजन के किसी भी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि अगर ये सब उपलब्ध करा दिए तो इन सभी जो यहाँ जीव जंतु हैं, जो यहाँ वनस्पति हैं और जो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उनको नुकसान पहुँचने का खतरा होता है। इसलिए कोर क्षेत्र सबसे संवेदनशील इलाका होता है। तो अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर हैं। तो पहला जो है वो है नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र। ये देखिएगा आप, नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र सबसे नीचे का राज्य है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का। कब बना था? 1986 में। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो है वो है 1988 में बना। कौन सा बना? नोकरेक। और ये कहाँ पर है नोकरेक? मेघालय में। तो ये ऐसे आपको याद रखना है, मेघालय में नोकरेक है। पहला कौन सा है? नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र। और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर है सुंदरवन। सुंदरवन को बनाया गया 1988 में। और सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बहुत सुंदर सुंदर से वन है, तो ऐसे याद रखना है। 1988 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसके बाद है उत्तराखंड में है नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये दोनों हैं यहाँ पर। नंदा देवी नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। इसे 1988 में ही डेवलप किया गया था और यूके मतलब उत्तराखंड में है। ये 1988 में से डेवलप किया गया था। अब एक बात और समझनी है कि जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, उसमें जो नेशनल पार्क होते हैं वो भी आ सकते हैं। एक दो नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। उसमें नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क आ सकते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। इसके अलावा अगला जो है ये देखिएगा आप नीचे की तरफ, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सबसे नीचे कौन सी खाड़ी है भारत के? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1989 में। और ये है कहाँ? तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं हम, ये देखिएगा मानस जो है 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको। और मानस कहाँ है? असम में। ठीक है। अब फिर बात करते हैं हम, ये देखिएगा उड़ीसा में सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन है? सिमलीपाल 1994 में बहुत चर्चा में रहा है सिमलीपाल। तो ये आपको याद रखना है, 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब हम बात करते हैं सबसे अधिक कहाँ पर हैं भैया? मध्य प्रदेश में है 3 बायोस्फीयर रिजर्व। और 3 कौन कौन से हैं? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1999 में। फिर अचानक मार्ग अमरकंटक
बायोस्फीयर रिजर्व है 2005 में, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है, और 2011 में सबसे लास्ट में इसी को बनाया गया था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है याद कि जो अचानक मार्ग अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये है, ठीक है, ये है अचानक मार्ग, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों में आ जाता है क्योंकि ये इसका जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है ना, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, मतलब 1 से 2 नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, 1 से 2 नेशनल पार्क को मिला करके एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। अब इसके अलावा गुजरात में है एक कच्छ का रण। कच्छ के रण को 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, और कच्छ हमें पता है कहाँ है, गुजरात में। तो जब भी ऐसे आए तो कच्छ का जो रण है वो 2008 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर है भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और देखते हैं हम, जैसे कोल्ड डेजर्ट 2009 हिमाचल प्रदेश में है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोल्ड डेजर्ट आपको याद रखना है। शीत मरुस्थल 2009 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा है कंचनजंगा 2000 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, और ये कहाँ पर है, सिक्किम में। फिर इसके बाद है दिहंग दिवंग, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। फिर है इसके बाद है डिब्रू सैखोवा 1997 में है, बनाया गया था ये, और डिब्रू कहाँ पर है, असम में है, डिब्रू सैखोवा याद रखना है, डिब्रू सैखोवा, और असम में एक और बताया था मानस। फिर है शेषचलम की पहाड़ियाँ 2010 में बनाया गया, ये आंध्र प्रदेश में है शेषचलम की पहाड़ियाँ। फिर है इसके अलावा ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे 1989 में बनाया गया, और ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर इसके बाद है अगस्तम मलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में जिसे इस्टेब्लिश किया गया था, और ये है केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। अगस्तम मलाई की जो पहाड़ियां हैं वो केरल तमिलनाडु में फैली हुई, तो उसी क्षेत्र को एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। अब हम एक बात और याद रखते हैं कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने मानव और संरक्षित जैवमंडल की एक सूची बनाई है, जिसमें भारत के 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया है। ये आपको याद रखना है, कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया है यूनेस्को ने MAB की सूची में, तो 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को उसमें शामिल किया है। तो अब वो कौन है 11, तो ये 11 हैं, देखो कौन कौन से हैं। नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र जिसे 2000 में मिलाया गया, मन्नार की खाड़ी, फिर सुंदरवन जैवमंडल रिजर्व, नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व, फिर नो क्रीक जैवमंडल रिजर्व जो मेघालय में है, इसे 2009 में मिलाया गया था यूनेस्को ने MAB की सूची में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 2009 में इसे मिलाया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ग्रेट निकोबार जैवमंडल रिजर्व ये 2013 में इसे मिलाया गया। फिर है अचानक मार्ग अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में से 2012 ने यूनेस्को में शामिल किया था अपनी सूची में। फिर है अगस्तम मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु, इसे 2016 में अपनी सूची में शामिल किया यूनेस्को ने। इसके अलावा कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, इसे 2018 में यूनेस्को ने MAB की सूची में शामिल किया था। तो इस प्रकार से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो रहती है। जैसे एक प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा कि यूनेस्को ने मानव और संरक्षित जैवमंडल कार्यक्रम में कितने जैवमंडल से क्षेत्रों को शामिल किया है, तो आप बताएंगे 11। अब 11 में से कौन सा है, ऐसे आपको दे देंगे कि कौन सा नहीं है, कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी पर जुड़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।